प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब अभी उसमें 3 टॉपिक्स आए छोटे छोटे, कितना वो हाइट गेन करेगा, कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और कितना रेंज होगा। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना मैक्सिमम हाइट गेन होगा, ये एक टॉपिक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लेना होगा, इसमें देखिए 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक है वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये था u sin थीटा। दूसरा था वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ux जिसको लिखा था, ये था u cos थीटा। जब हम बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ये 2 डायरेक्शन, हम वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते थे। एक था वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि उधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड मूव करेगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पोजीशन पर 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो जब वेलोसिटी 0 होगा तो बॉडी फिर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा और जितना वो अपवर्ड वेलोसिटी उसमें कंपोनेंट था उतना ही फिर डाउनवर्ड वेलोसिटी गेन कर लेगा जब वो ग्राउंड पर रीच करेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो अगर हमको अपवर्ड मोशन करनी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट ये पोजीशन है जहां पर उसकी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो हम क्या लेंगे, वर्टिकल मोशन लेंगे कि नहीं, हम क्या लेंगे, वर्टिकल मोशन। तो क्या कंडीशन आएगी, फॉर वर्टिकल मोशन, पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मान लीजिए हाइट कैलकुलेट करना है, तो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर आकर के उसका वर्टिकल वेलोसिटी vy ये क्या हो जाता है, 0। तो हम 2 इक्वेशन देख सकते हैं, पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी है। तो थर्ड इक्वेशन में देखिए ये था हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए एट द हाईएस्ट पोजीशन, एट द हाईएस्ट पोजीशन v क्या हो जाएगा, या vy लिख सकते हैं, ये क्या हो जाता है, 0 कि नहीं। और मैक्सिमम हाइट जो गेन कर रहा है, मान लीजिए वो s, जो यहाँ s है तो s के जगह क्या लिख दिया, hm, m फॉर मैक्सिमम, और a क्या है, एक्सीलरेशन। तो अब ये ऊपर के लिए -g, अपवर्ड मोशन के लिए -g, तो यहाँ रखिए, जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये 0 स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 -g इंटू एच मैक्स। तो इससे हम h निकाल सकते हैं। देखिए HM कितना होगा, पहले तो यहाँ माइनस साइन है, इधर ले आइए तो आएगा यू वाई स्क्वायर, तो यहाँ है यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं HM इक्वल टू यू वाई एक्चुअल में क्या था, यू साइन थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये है मैक्सिमम हाइट जो वो गेन कर लेगा। क्लियर है ना। वैसे जब तीनों इक्वेशन आ जाते हैं कभी कभी ये जब हम फार्मूले को रखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो कहीं कहीं गलती हो जाती है। तो देखिए एक टर्म ऐसा जिसमें 2 3 प्लेस पर है, यहाँ स्क्वायर नीचे 2g है। एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें एक बार 2 आएगा,
और तीसरा एक इक्वेशन है जिसमें 2 जगह 2 आएगा, तो एक में 1 जगह 2 है, दूसरे में 2 जगह 2 है, तीसरे में 3 जगह 2 है। ऐसे है तीनों रिलेशन। जल्दी से लिखिए। थोड़ा जल्दी लिखिए। पेपर ले लो पीछे सिग्नेचर के लिए। ये माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस जी ए की जगह पर लिखा गया है, तो ये माइनस जी है। हो गया? लिख लिया ना? अब देखिए दूसरा पार्ट इसमें है कि कितना वो टाइम स्पेंड करता है ग्राउंड पर रीच करने के लिए। जब हम बॉडी को थ्रो करेंगे तो वो एक डिफिनिट टाइम में ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का यू आई, ये है यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पोजीशन तक जाएगा जब बॉडी, पहले फर्स्ट हाफ में वो अपवर्ड मोशन करता है और सेकंड हाफ में डाउनवर्ड मोशन करता है। तो जितना टाइम वो अपवर्ड मोशन में लेगा उतना ही टाइम में डाउनवर्ड मोशन में भी लेता है। तो अगर अपवर्ड मोशन के लिए टाइम निकाल लें तो उसका जो 2 टाइम्स होगा वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हम निकाल सकते हैं, अभी निकाला था फॉर वर्टिकल मोशन। अब हमको टाइम चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन में एट द हाईएस्ट पोजीशन वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0 हो जाता है कि नहीं? तो एट द हाईएस्ट पोजीशन, अभी जो पीछे वाले में लिखा था, एट द हाईएस्ट पोजीशन वी वाई क्या हो जाएगा? 0, और ए के जगह पर माइनस जी इसमें लिखेंगे तो ये आएगा 0 इक्वल टू यू आई माइनस जी इंटू टी। तो इससे हम टी निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू हो गया यू आई बाई जी, या टी इक्वल टू यू है यू साइन थीटा बाई जी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये क्या है? ये असेंडिंग टाइम है, ऊपर जाने का टाइम, इतना ही डिसेंडिंग टाइम भी होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? टाइम ऑफ फ्लाइट
ये कैपिटल टी लिखेंगे तो 2 स्मॉल टी आया, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतने देर तक प्रोजेक्टाइल मोशन करता रहेगा, इतने देर बाद वो जहां जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया गया था उसी लेवल पर वापस पहुंच जाएगा। लिखिए इसको जल्दी। हो गया। अब इसमें एक कंडीशन है मैक्सिमम रेंज का, तो वहां यहां देखिए इनिशियल पोजीशन से इसको हमने थ्रो किया था और यहां तक ये बॉडी पहुंचा, वो ये डिस्टेंस ही हॉरिजॉन्टल रेंज है। डिस्टेंस ओ इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन लेना होगा। क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। और हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितने देर तक ये हवा में रहा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux। तो रेंज क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम r लिखे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, तो ये होगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं मोशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या है? u cos थीटा। वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा आई कैप, कि नहीं? उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज है r इंटू ux इंटू टी। तो r को क्या लिखेंगे? ux है u cos थीटा और t क्या है? ये ऊपर लिखा है 2u साइन थीटा अपॉन g। देखिए u इंटू u स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर, और यहां पर देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये साइन 2 थीटा है। r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये रेंज का रिलेशन आया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देख लीजिए तीनों इक्वेशन आए, इसमें 1 प्लेस पर 2 है और इसमें 2 प्लेस पर 2 है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 थीटा है, और पहले वाले में 3 प्लेसेस पर था 2। तो ऐसे तीनों इक्वेशन आएंगे। अगर मेमोरी में रखना चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तुरंत हमको अप्लाई करना होता है तो वहां तो डिराइव करेंगे नहीं, याद रखना रहेगा कि इक्वेशन क्या बन रहा है। इस पर बहुत सारे कंडीशंस हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पर, इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम उनके कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर ले रहे हैं इसी समय, कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं। लिख लिया? हो गया? अब देखिए इसमें क्या केस बन सकते हैं। पहला तो r की वैल्यू देखिए क्या आई, r इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये है रेंज। इसमें साइन 2 थीटा एक फैक्टर है। साइन की कितनी मैक्सिमम वैल्यू है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेंगे,
तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। तो हम एक कंडीशन एक निकालते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, देन सूड थीटा क्या होगा, अगर साइन 2 थीटा 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री का, साइन 90 डिग्री कि नहीं, तो इसका मतलब 2 थीटा 90 डिग्री है, 2 थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो थीटा क्या आया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब हम 45 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तब उसका रेंज मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम रेंज कितना है, देन मैक्सिमम रेंज आर मैक्स लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई यही मैक्सिमम रेंज है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गया तो क्या रेंज आ गया, यू स्क्वायर बाई जी, यही मैक्सिमम रेंज है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जब मैक्सिमम रेंज है और जो हाइट गेन किया उनमें क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम रेंज होगा 45 डिग्री पर, उस कंडीशन में कितना वो हाइट गेन कर लेगा, दोनों में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन होता है, एच और आर में क्या रिलेशन है, नहीं निकाले कभी। लेकिन देखिए एट द मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री कि नहीं, फॉर मैक्सिमम रेंज ये कंडीशन आई, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन हाइट गेन एच कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, यही तो था कि नहीं। अब 45 डिग्री रखिए, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 स्क्वायर अपॉन 2g, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2g, तो एच की वैल्यू कितनी आई, यू स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4g, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 4g। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 था, तो जरा 1 और 2 देखिए क्या आया, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन रहा है, h इक्वल टू 1/4 अलग कर सकते हैं और ब्रैकेट में है यू स्क्वायर बाई जी, वही r है कि नहीं है, r की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर बाई जी, यहां देखिए 1/4 अलग किया तो इसका मतलब r मैक्स कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ हाइट गेन बाई द बॉडी, ये होता है रिलेशन। एट द मैक्सिमम रेंज या फॉर द मैक्सिमम रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्री, देन हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेंज, आर रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट गेन बाय द बॉडी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है, जब मैक्सिमम रेंज हो तो 4 टाइम्स होता है, बहुत लोग 2 टाइम्स लगा के आते हैं, 3 टाइम्स लगा के आते हैं, जब मैक्सिमम रेंज की बात होगी तब तो 45 डिग्री ही रहेगा कि नहीं। तो 45 डिग्री पर जब प्रोजेक्शन किया तो कितनी हाइट गेन किया और रेंज क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है 1/4 का, क्या रिलेशन है, यानी रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। लिखिए जल्दी इसको, ये बहुत बार पूछा गया।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन है आपके सिलेबस में। बहुत और भी बहुत कंडीशंस होती है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अनइंक्लाइंड प्लेन है, फ्रॉम सर्टेन हाइट है, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस टाइप के हैं प्रोजेक्टाइल में। वो सब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिजल्ट इससे रिलेटेड आएंगे, है ना। एक और क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है ए पर्सन एबल टू थ्रो a body with certain velocity u, then what is the relation between maximum height and range? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लिख लीजिए, रिमार्क आगे लिखिए। If a person can throw a body with initial velocity u, then what will be the maximum range and maximum height gained by the body अब देखिए, इसमें एबिलिटी है, ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैक्सिमम हाइट वो कब गेन करेगा? जब वर्टिकल थ्रो होगा। मैक्सिमम हाइट कब गेन करेगा? जब वर्टिकल थ्रो होगा। उसकी एबिलिटी है u वेलोसिटी से बाल को या बॉडी को थ्रो करने की। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात कर ले तो वर्टिकली अपवर्ड जब मोशन होगा तो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। तो कितना हाइट होगा फॉर वर्टिकल मोशन? बॉडी गेन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट गेन किया, कैसे निकालेंगे? वर्टिकल मोशन के लिए बताया था ना, जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमारे पास यही तो रिलेशन था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए हम v 0 रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, u को क्या रखेंगे ui और a को -g, फिर s को h। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? h मैक्स। तो अब इसमें रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू ui स्क्वायर प्लस 2 -g h मैक्स। h मैक्स कितना आ गया? ui स्क्वायर, तो ये हो गया u, वर्टिकल वेलोसिटी है ना, तो इसको u ही लेंगे, u इक्वल टू ui। यहां पर वो कंपोनेंट की बात नहीं होगी क्योंकि वर्टिकल थ्रो है। तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g, ये वो हाइट गेन कर पाएगा। अब रेंज कितना होगा? मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्शन जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो 45 डिग्री है। तो जब मैक्सिमम रेंज की बात होगी तो 45 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज ये हो जाएगा, एंड फॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स कितना हो जाएगा? आर मैक्स क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा
तो 2 इंटू 45 अपॉन जी, थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। ये होता है कंडीशन। तो अगर ये है तो क्या मिला साइन 90, तो ये आया यू स्क्वायर बाई जी, साइन 90 इक्वल टू 1। तो आर मैक्स ये होता हमेशा, आर मैक्स इक्वल टू ये अभी निकाला था। अब दोनों में क्या रिलेशन है, एच मैक्स एंड आर मैक्स फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में देखिए एच मैक्स इक्वल टू क्या आया था 1/2 यू स्क्वायर बाई जी, तो यही आर मैक्स है। क्या आया, तो आर मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, या एच मैक्स इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्स, या आर मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, कि नहीं। जो मैक्सिमम हाइट वो गेन करेगा उसका 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। कब, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट के लिए थ्रो किया गया हो। और मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा वो जब वर्टिकल थ्रो हो का क्या हो। इस वाले क्वेश्चन में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कहा गया कि एबिलिटी टू थ्रो द बॉल, बॉडी या बॉल विथ सर्टेन वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट तब अगर गेन करना है तो वो वर्टिकल थ्रो होगा। और जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम रेंज की बात होगी तो उसमें थीटा 45 डिग्री होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा जो उसकी एबिलिटी थी, उससे ज्यादा वेलोसिटी से वो थ्रो नहीं कर सकता। तब ये रिलेशन आता है आर मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था कि जब मैक्सिमम रेंज के लिए बॉल को थ्रो किया गया हो या बॉडी को थ्रो किया गया हो तब कितना रेंज होगा और उस कंडीशन में ही कितनी हाइट होगी। दोनों में रिलेशन था, इसमें दोनों मैक्सिमम है। क्लियर, समझ में आ गया अब। तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इतना देर में क्यों आए हो, बारिश कहाँ हो रही भाई, बारिश तो कहाँ से आए हो। रेगुलर रहिए नहीं बंद हो जाएगा क्लास, ये जान लीजिए। अभी 35 का है वो उनका, अगर नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। तो आप ही लोगों को दिक्कत होगी, फिर बंद हो गया तो बंद हो गया। फिर यहां तक क्लियर हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब एक कंडीशन हमने बीच में छोड़ रखा था। क्यों छोड़ रखा था, क्योंकि वो हाइट वाला फार्मूला नहीं निकाला था। तो हाईएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक तो निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, तो एच की वैल्यू रखेंगे कि नहीं। तो एट द हाईएस्ट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए ये हाईएस्ट पोजीशन है, यहां पर कितनी हाइट वो गेन कर लिया h। एट द हाईएस्ट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। अब m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना हाइट गेन कर लिया, कितना हाइट गेन कर लिया, h की वैल्यू
एच की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब ये जी और एक जी कैंसिल हो गया कि नहीं, ये 2g, तो अब ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये है पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन क्या है, यहाँ पर, यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी है, एट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्योंकि हाइट 0 है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, और वो कभी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द मोशन एट ईच पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड जाएगा तैसे तैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। हाईएस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी गेन तो हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि केवल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया। तो एट द हाईएस्ट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये निकाला था, एट द हाईएस्ट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, और यू एक्स क्या है, हाफ एम यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्या मिला, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आया, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ, एट द हाईएस्ट पोजीशन। इस पोजीशन पर उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितनी है, यू कॉस थीटा, ये कभी चेंज होता ही नहीं है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है मिनिमम बट नॉट 0। काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन बट इट इज नॉट 0। अब टोटल एनर्जी अगर ले, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी जिसको आप कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिल गया, 1। क्या आया वो, तो ये आया हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है। तो मैकेनिकल एनर्जी यही तो था पहले, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर आ गया। तो ये सब रिजल्ट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। बहुत सारे रिजल्ट हमने कंसीडर किए, कितना चेंज ऑफ मोमेंटम है, कितना काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन पर गेन हो जाएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं, टोटल एनर्जी क्या रहेगा। क्लियर हुआ। मैक्सिमम रेंज कब होगा, एक कंडीशन और होता है जब रेंज जो है सेम होता है, जैसे मैक्सिमम की बात नहीं होती है। देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। एक एंगल है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। दोनों कंडीशन में रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एक और कंडीशन है, अगर एक एंगल हम ले 45 प्लस अल्फा, तो दूसरा होगा 45 माइनस अल्फा, उस पर भी रेंज सेम होंगे। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर सेम रेंज, there are 2 angle of projection. There are 2 angle of projection. Number 1
थीटा, नंबर 2 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर थीटा की बात कर ले तो r इक्वल टू क्या था, ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सेकंड केस में क्या है, r इक्वल टू, या इसको r1 और इसको r2 लिखें, मान लो डिफरेंट है तो एक को r1 लिख रहे हैं दूसरे को r2, तो देख लो क्या आएगा, यहां आएगा u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। उसमें चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 2 थीटा ही आएगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो r1 इक्वल टू क्या है, r2 कि नहीं है, देख लो r1 कितना था, साइन स्क्वायर साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अब r2 क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो दोनों सेम है कि नहीं है, तो रेंज क्या है, सेम है। कब, जब एक एंगल है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल मान लो गिवन है 30 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 30 कितना आएगा 60। एक एंगल अगर 15 डिग्री है तो दूसरा 75। तो इस तरह से हम तुरंत निकाल सकते हैं। एक और होता है इसमें, सेकंड केस और है, फॉर एंगल 45 प्लस अल्फा मान लो एंड 45 माइनस अल्फा, इनके लिए भी रेंज सेम होगा। एट 45 प्लस अल्फा, r1 मान लो कितना होगा, ये यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस अल्फा अपॉन जी। तो r1 कितना हो गया, देखिए यू स्क्वायर साइन 90 माइनस प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। r1 क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा अगेन कि नहीं, तो ये साइन 2 अल्फा आ गया, सॉरी नो कॉस 2 अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, तो पहले में चेंज नहीं होगा, दूसरे में चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस। तो ये होगा यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। अब दूसरे के लिए देखिए, एट 45 माइनस अल्फा, मान लो ये r2 है, रेंज क्या है r2, तो r2 इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस अल्फा अपॉन जी। अब क्या रिजल्ट आया, r2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फा आ गया, 90 माइनस 2 अल्फा आ गया अपॉन जी। तो 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, चेंज हो जाएगा और क्या आएगा कॉस, क्या आएगा साइन के जब क्या आ जाएगा कॉस, और पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी आया यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। तो देखिए r1 इक्वल टू r2 है कि नहीं, देख लीजिए r1 इक्वल टू r2 आया। तो यहां भी रेंज सेम है, तो एक एंगल था थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा, एक एंगल है 45 प्लस अल्फा या प्लस थीटा भी लिख सकते थे, और दूसरा होगा तब 45 माइनस थीटा। क्लियर हुआ, तो ये सब रिजल्ट्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछे जाएंगे। जल्दी यहां तक लिखिए, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी उसके जो हमने अभी बताया हूं। तुम लोग नहीं लिख रहे हो, सब याद है क्या है, बंद करके क्यों रख लिए, कुछ आया भी है, कई टॉपिक हमने बताया।
कितना चेंज ऑफ मोमेंटम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? हाँ, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होगा? नहीं मालूम ना? अभी कल ही बताया हूं। बताइए, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होता है? अभी कल तो लिखवाया हूं। क्यों पढ़ने नहीं बैठे हो क्या? अभी कल निकाला था कि नहीं? कॉपी देखो, अभी कल ही निकाला हूं। अब कॉपी पलट रहे हो, अब कॉपी पलटोगे तब एग्जाम में याद होगा। अरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। वर्टिकल मोमेंटम इनिशियल कितना है? एम यू साइन थीटा, और फाइनल क्या है? माइनस एम यू साइन थीटा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना आया? -2 mu साइन थीटा। ओरल है और कल तो लिखवाया भी हूं, ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बस वहां फिर कॉपी ऐसे पलटोगे। पढ़ने आ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो। ये सब तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक बार याद है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो लगाओगे तो बहुत समय लगेगा, 1 मिनट में कर नहीं पाओगे। फिर लिख लिया ये? चलिए, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक अभी हो गया है। इसमें एक छोटा टॉपिक और है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी थ्योरी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, तो समय रहेगा तो न्यूमेरिकल, नहीं तो अगले दिन न्यूमेरिकल फिर पूरे टॉपिक का डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था पीछे हमने बताया था। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता था, तो ऐसे मोशन को क्या कहते थे? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पर था, और ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। इसमें क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर इस तरह से मोशन करे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? वेलोसिटी क्यों नहीं? वेलोसिटी में दो पार्ट है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज चेंजेस विथ टाइम, इट कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ टाइम। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगा? वेरिएबल होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड कहते हैं, मैग्नीट्यूड अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वही क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर समझ में आया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लिखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जल्दी लिखिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होगा। क्या निकालना चाहते हो? सेम वेलोसिटी के लिए हाइट और रेंज बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लो, और क्या निकलेगा? ये चीज इक्वल टू आर रखो और उसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, particle moving on circular path with constant speed, but the direction of motion changes continuously
changes continuously with time. Hence velocity also changes with time. Velocity also changes with time. लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है. वेलोसिटी आल्सो चेंजेस विथ टाइम. उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज होता है. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रैंडम, जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं और पूछ लिया कि अगर मान लीजिए कोई एथलीट्स है, एक राउंड ट्रिप लगाता है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है. एक राउंड ट्रिप लगाया तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है. अरे एक सर्किल को कंप्लीट किया या एक राउंड गया और वापस आ गया तो वेलोसिटी कितनी हुई. वेलोसिटी कितनी होगी अगर एक चक्कर लगा रहा हो. वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, कि नहीं हुआ. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो. अब वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, कि नहीं हो गई. चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ. चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गई, कि नहीं. चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो जब एक सर्किल कंप्लीट किया या एक राउंड कंप्लीट किया तो जिस डायरेक्शन में चला था उसी डायरेक्शन में पहुंच गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल. हाफ राउंड कंप्लीट किया तब, ये सब पूछा जाएगा क्वेश्चन में. चलिए यहां देखिए, ऐसा मोशन है सर्कुलर पाथ पर. पार्टिकल में एक पॉइंट, इसमें मोशन में सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट होता है जिसका नाम है सेंटर. सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है. उन पॉइंट का लोकेशन ही क्या है, सर्किल. तो मान लीजिए किसी समय यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. क्या रहेगा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. तो ये वेलोसिटी है कि नहीं है. यहां पर कहीं पहुंचा तो अब यही वेलोसिटी क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई. यहां पर पहुंचा तो ये वेलोसिटी इस तरफ हो गया, यहां पर पहुंचा तो वेलोसिटी इस तरफ हो गया. तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड ऑफ, जैसे मान लो इसको V1 लिखे, V2, V3, V4, तो ये सब अलग अलग हैं. V1, V2, V3, V4 अलग अलग है. ये V1 हो गया, ये V2 है, V3 है, V4 है. V1 इज नॉट इक्वल टू V2. क्यों, ड्यू टू द डिफरेंट डायरेक्शन. बट ये है मॉड ऑफ V1 इक्वल टू मॉड ऑफ V2 इक्वल टू मॉड ऑफ V3 इक्वल टू मॉड ऑफ V4. मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, तब यूनिफॉर्म मोशन है. क्या है, तब यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये कंडीशन बनी. अब इसमें कुछ टॉपिक हैं. एक इसमें और वेलोसिटी होगा, एक और डिस्प्लेसमेंट है. जो इस सर्किल पर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट. जो ये वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी है. क्या है, टेंजेंशियल. एक वेलोसिटी इसमें और है क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट और होगा जो सेंटर पर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और एक डिफिनिट इंटरवल में ये इतना एंगल से रोटेट किया. रेडियस वेक्टर कितना एंगल से रोटेट कर गया, ये मान लो है डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा क्यों, स्मॉल लिया जाता है. अब कितने टाइम में यहां से यहां तक कितना टाइम लिया, डेल्टा टी. और कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो ये ए है और ये बी पोजीशन है,
तो आर्क लेंथ लेते हैं, ए बी का आर्क, इसको मान लो हमने डेल्टा एस लिख लिया। क्या लिख लिया? डेल्टा एस। और ये डिस्टेंस है रेडियस। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना आया? डेल्टा एस और बाई आर। डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा एस बाई डेल्टा आर। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। इसमें आया डेल्टा टी। तो एक होता है मीन एंगुलर वेलोसिटी, मीन या एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको हम ओमेगा बार लिखते हैं ऐसे, ओमेगा बार। तो क्या होगा? वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिया? डेल्टा थीटा, और टाइम क्या था? डेल्टा टी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये क्या है? एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस कब होगा? ये इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या आया? इसको लिखेंगे ओमेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको कैलकुलस में लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन है यहाँ डी थीटा बाई डी टी। दूसरा, अगर ये एक रिवॉल्यूशन कर रहा हो, मान लो एक चक्कर लगाइए, तब क्या निकलेगा? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट सर्टेन इंस्टेंट, एट सर्टेन पोजीशन या एट सर्टेन टाइम, तब उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। और जब पूरे के लिए या कुछ इंटरवल के लिए होगा तो क्या रहेगा? एवरेज। तो अगर एक रिवॉल्यूशन करे या बहुत से रिवॉल्यूशन करे, जैसे पंखा चल रहा है, तब उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा। क्या होगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर वन रिवॉल्यूशन यहां लिख रहे हैं, फॉर वन रिवॉल्यूशन या वन साइकिल, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार। एक सर्किल को माने एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? कितना एंगल बनेगा? 2 थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई थीटा, नहीं क्या होगा? 2 पाई रेडियन। कितना? 2 पाई रेडियन। और टाइम, मान लो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन डेल्टा टी, एक साइकिल के लिए उसको कैपिटल टी लिखे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बार इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी। 1 बाई टी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये फार्मूला बनता है 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। जैसे फैन चल रहा है ना, मोशन हो रहा है फैन का, कौन सा मोशन है ये? रोटेशनल। कौन सा मोशन है ये? तो इसमें कुछ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट रहता है, जिसको कहते हैं आरपीएम, राउंड पर मिनट। तो आप राउंड पर सेकंड भी निकाल सकते हो भाई। 60 से डिवाइड कर दोगे, एक मिनट में कै सेकंड? 60। तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो राउंड पर सेकंड आ जाएगा। वही एन है, वो क्या है?
n है कि नहीं। मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। n की वैल्यू क्या होगी 10, और t निकालना हो तो 1/n, तो 1/10 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई t इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1/t है ना, तो t इक्वल टू क्या है 1/n है। अगर 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन है कि नहीं, तो t इक्वल टू 1 सेकंड हुआ, n की वैल्यू क्या हो गई 10 है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 10। तो इससे हम क्या है निकाल सकते हैं, मीन एंगुलर वेलोसिटी उसका निकाल सकते हैं। तो मीन एंगुलर वेलोसिटी अगर टाइम पीरियड है तो 2π/t रखेंगे, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो क्या रखेंगे 2πn रखेंगे। इस पर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला तो ये एक टॉपिक है, हो गया लिखा कंप्लीट, वो भी लिख लिया ना, अभी लिख रही है देखो, बोल भी नहीं रही नहीं लिखे हैं। और दूर दूर बैठो, और दूर बैठो, सटे हुए क्यों हो एक दूसरे से बात करने के लिए। ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं है, बहुत डेप्थ में होता है नीट का, जब सब कुछ आएगा तब कर पाओगे। चलिए हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी तो वेक्टर है कि स्केलर है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे ये रिवॉल्यूशन हुआ, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये फिगर जो है क्या आया, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, जिस प्लेन पर बोर्ड है उसके क्या है ये परपेंडिकुलर है। और जो पहले सर्किल बनाया था ऑन द प्लेन था, वो क्या था वो ऑन द प्लेन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये है डायरेक्शन, यही है ओमेगा वेक्टर, ये क्या है ओमेगा वेक्टर। अब इसमें एक वेक्टर और है रेडियस वेक्टर r, और एक वेक्टर और है लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v। तो कई वेक्टर हो गए, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ऐसे सर्किल है तो इस वेलोसिटी टेंजेंशियल है, रेडियस सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये वेलोसिटी है, ये रेडियस हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, तो तीनों एक दूसरे के, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ये रेडियस है ये वेलोसिटी है तो ये ओमेगा है, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह से इसके डायरेक्शन होंगे। तो पहले तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो हमारे पास एक रिलेशन था डेल्टा थीटा, अभी लिखा था डेल्टा एस बाई डेल्टा एस बाई क्या था डेल्टा एस बाई आर था, क्या था आर, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये रिलेशन था ना। अब इसको हम ये लिया था हमने, देखिए यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया एक स्मॉल इंटरवल में, यहां से यहां तक का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, ये है रेडियस, और यहां से यहां तक का टाइम क्या है, टाइम क्या है डेल्टा टी है। तो एंगल इक्वल टू ये हो गया आर का अपॉन
रेडियस। इसको हम डिवाइड कर दें डेल्टा टी से, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। 1/r अलग कर ले तो ये है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। कोई दिक्कत है? दोनों तरफ 1/डेल्टा टी ले लिया। अब लिमिट ले लीजिए, एक लिमिट एज डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये मिलेगा। देखिए ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यहाँ पर r का लिमिट से कोई मतलब नहीं है तो उसको बाहर कर लो, और यहाँ लिमिट होगा, टाइम का लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो ये क्या है, अभी बताया था, ये है एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ 1/r है, और ये क्या है, पिछले चैप्टर में था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है। क्या है? इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो इसको क्या लिखा? v। तो v इक्वल टू क्या आ गया? r ओमेगा। v इक्वल टू क्या आ गया? r ओमेगा। अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे, क्योंकि v वेक्टर है, r भी वेक्टर है और ओमेगा भी वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन जो अभी हमने बताया था उसको मेंशन करेंगे ऐसे। तो ये इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, यहां देखिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो v इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा क्रॉस r। v इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा क्रॉस r होता है। तो ये रिलेशन पूछा जाता है सर, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया होगा। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लीनियर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पर। जैसे मान लो हमने कुछ पार्टिकल्स ले लिए, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्पल, ये मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक पार्ट के लिए यहाँ, दूसरा पार्ट के लिए यहाँ, तीसरा पार्ट के लिए, 3 पार्टिकल ले लिए। कितना? एक यहाँ पर है 1, ये है 2 और ये है 3। अब ये सभी सर्किल में मोशन कर रहा है, all are moving on circular path with same angular velocity omega, with same angular velocity omega। जितना एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट का है उतना ही सेकंड का, उतना ही थर्ड का। तो अगर ओमेगा सेम है तो v किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पर। इसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे कम, इसकी लीनियर वेलोसिटी उससे अधिक, और इसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे अधिक होगा। यानी रेडियस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी लीनियर वेलोसिटी भी अधिक होती जाएगी। क्लियर है? तो इसमें ये नहीं पूछा जाता है, कभी कभी कुछ पत्थर को, स्टोन के टुकड़ों को एक रस्सी में बांध दिया गया अलग अलग पोजीशन पर, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाया जा रहा है, तो पूछा जाता है कि कौन पहले टूटेगा। रस्सी तो एक ही है, उसके अलग अलग डिस्टेंस पर हमने बांध रखा है, तो रस्सी की स्ट्रेंथ क्या होगी भाई? हर पार्ट में सेम होगी ना। तो जिस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा वही टूटेगा। जितना उसमें टेंशन बियर करने की एबिलिटी है, जैसे ही टेंशन उससे ज्यादा होगा तैसे टूट जाएगा। तो फोर्स कौन सा लगेगा? उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फोर्स कब लगता है? जब एक्सीलरेशन हो, या एक्सीलरेशन कब होता है? जब फोर्स हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, लेकिन अब एक्सीलरेशन का क्या डायरेक्शन होगा? वो हमेशा कहाँ होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ।
कहाँ होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो थोड़ा सा ये लिख लिया, लिखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। In uniform circular motion, in uniform circular motion, direction of linear velocity, direction of linear velocity continuously changes with time, continuously changes with time. Hence, due to the change of linear velocity, due to the change of linear velocity, particle passes certain acceleration, always directed towards the center of the circular path, towards the center of the circular path, and called centripetal acceleration. And called centripetal acceleration. ये है, देखिए अब उसको AC लिखेंगे, AC फॉर सेंट्रीपिटल। तो ये होता है V²/R। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हमको तो ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मतलब है। कितना होता है? V² का मतलब V.V, V² माने V.V या मॉड ऑफ V का स्क्वायर, और V = R ओमेगा है। क्या है? R ओमेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं R ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ R ओमेगा लिखेंगे तो R² ओमेगा स्क्वायर, एक R कट जाएगा तो क्या आएगा? R ओमेगा स्क्वायर। तो ये है एक्सीलरेशन। ये कहाँ है? ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। और वेलोसिटी कहाँ है? हमेशा टेंजेंशियल है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या एंगल है? 90 डिग्री का। और आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू द सर्टेन फोर्स, ड्यू टू द। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। वन फोर्स ऑलवेज एक्टेड ऑन द पार्टिकल, तभी सर्कुलर मोशन होगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है। तो वो कौन सा फोर्स है? उसी को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर पार्टिकल का मास m है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स FC लिख दे तो मास इंटू एक्सीलरेशन m V²/R या m R ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। और कहाँ डायरेक्शन क्या है इसका? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और इस तरह का अगर कोई फोर्स है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा।
अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया जाए तो उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, केवल डायरेक्शन ही चेंज होगा। क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वही कंडीशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा लीनियर वेलोसिटी के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो जब लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज, केवल हमेशा उसका डायरेक्शन ही चेंज होगा। क्लियर है? अब तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बाकी आगे हमने इसके पहले और भी एक है सर्कुलर मोशन जिसको आप कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें मोशन इन वर्टिकल सर्किल है, साइकिलिस्ट का बेंडिंग है, मोशन ऑफ कार ऑन कर्व्ड रोड, रेलवे ट्रैक, इन सब से रिलेटेड, जिसमें फ्रिक्शन भी लगेगा। तो वो लॉज ऑफ मोशन में नहीं है, वो पीछे नहीं, सॉरी, वो उसमें उस टॉपिक में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके अंडर में उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इन्हीं से रिलेटेड इस टॉपिक में क्वेश्चन रहते हैं। तो अब ये जितने टॉपिक थ्योरी वाले थे हमने सब कवर कर लिए। क्या क्या कवर किया? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता चुके हैं। फिर उसके बाद वेक्टर बताया, उसके सारे ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइप्स, फिर एप्लीकेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम सवाल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो वेक्टर पर रिलेटेड हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ठीक, तो उनको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन चलिए देखिए, लिखिए। पहले नीट 23 में एक क्वेश्चन पूछा था, नीट 23 का है क्वेश्चन, लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगा के दिखाएंगे। ए बुलेट फायर्ड एट 30 डिग्री, ए बुलेट फायर्ड एट 30 डिग्री from horizontal up with speed 280 meter per second, with speed 280 meter per second, हाँ 280 meter per second. Maximum height attained by it, maximum height attained by it, number 1 3000 meter attained by it, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शनल है 3000 मीटर, दूसरा 2800 मीटर, तीसरा है 2000 मीटर, चौथा है 1000 मीटर। स्मॉल जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है और यू है 280 मीटर पर सेकंड। वैल्यू ऑफ जी 9.8 है। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, क्या आएगा जल्दी बोलिए। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच की वैल्यू क्या आई? यू है 280, स्क्वायर है तो इंटू 280, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। तो ये देखिए 280 इंटू 280 इंटू 30 की वैल्यू साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर तो 1/4, तो नीचे जाएगा
A1/4 है अपॉन 2 इंटू 9.8, यही आया ना। इसको देखिए 4 ये नीचे ही आएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए, 70 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 140 हो गया। अब ये देखिए कितना आ गया, 9800 कि नहीं, 9800 अपान 9.8 कितना हो जाएगा, 100 कि 1000, डेसिमल भी है ना, 1000 मीटर एग्जैक्ट आया। क्या आ गया? अगर जी की वैल्यू आप 9.8 ना लेते, 10 लेते तो थोड़ा सा डिफर करता। तो जब कभी न्यूमेरिकल रहेगा और जी की वैल्यू गिवन है तब तो 10 लेंगे, और नहीं गिवन है तो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे, क्योंकि यूजुअल वैल्यू तो वही है। तो हो सकता है कभी ऑप्शनल डिफर करे, लेकिन जब वैल्यू आप जी चूज करने में गलती करेंगे तभी डिफर करेगा। मान लो आप सोचते कि इजी है 10 ले लें, तो जब 10 ले लोगे तो नहीं आएगा ना, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे देखिए 23 का क्वेश्चन है, पिछले साल ये पूछा गया था, पिछले साल के पहले नीट 23 का है। अगर आप पूरा पढ़े हो तो तुरंत लग जाएगा। इतना देर में क्यों आते हो बेटा? स्कूल कै बजे बंद होता है? हाँ, तो ये तो 2:30 बजे क्लास है ना, 2 बजे बंद होता है तो 2:30 बजे तो आ ही सकती हो। अरे दूर बहुत है, चला चलो मालूम, दूर तो आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी, इसको भी सॉल्व करके बताइए। ये भी नीट 23 का ही है, लिखिए। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए ब्रिज, ए बॉय स्टैंडिंग on a bridge, throw a ball upward with velocity 4 meter per second. After 4 seconds, ball strike the water. What is the height of the bridge? What is the height of the bridge if g is equal to 10 meter per second square? If g small g है, if small g is equal to 10 meter per second square, ऑप्शनल लिखिए। नंबर 1 68 मीटर, नंबर 2 56 मीटर, नंबर 3 40 मीटर, नंबर 4 64 मीटर। अब ब्रिज है, ध्यान दीजिए, ब्रिज है इसका मतलब नीचे वाटर है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है और एक सर्टेन हाइट पर ब्रिज से एक बॉल अपवर्ड थ्रो किया गया और वो वाटर से स्ट्राइक कर रहा है। ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितना मीटर पर सेकंड है? 4 मीटर पर सेकंड। अब ये हाइट पूछा है कि कितनी हाइट पर ब्रिज है वाटर से, बोलिए। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन से इसका कोई मतलब है ही नहीं है कि है अपवर्ड थ्रो किया गया है कि नहीं। तो तुरंत लगाइए, कितना आया जल्दी बताइए। g इक्वल टू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ? अरे फार्मूला बताओ क्या लगाओगे?
तुम लोग बोलो, किस क्लास में हो? 11th में? अरे कहाँ पढ़ते हो? अभी पढ़ाया नहीं गया मोशन एंड ग्रेविटी? अरे 10th क्लास में भी तो है, 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाओगे भाई, पीछे बताओ। हाँ, अरे आधा क्यों निकालोगे? यहां से थ्रो किया गया, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर के वाटर से स्ट्राइक करेगा 4 सेकंड में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो क्या क्या जरूरत है निकालने के लिए आधा? अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है, डाउनवर्ड कितनी होगी? डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी? अरे भाई अपवर्ड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है ना, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी? -4 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? अरे डायरेक्शन रिवर्स करोगे ना, तो निगेटिव नहीं हो गया? तो अब आप ये लिखो h = ut + हाफ gt²। यही हुआ ना? t की वैल्यू 4 सेकंड है, t कितना है? 4 सेकंड में स्ट्राइक किया, तो h = u, तो u -4 हो गया। आप डाउनवर्ड वेलोसिटी लो सीधे, इंटू 4 हो गया, प्लस हाफ, ये हो गया 10, ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो कितना आया? 16 प्लस ये हो गया 5, 4 × 4 16, 16 × 5 80, कितना आ गया? अरे 16 × 5 कितना होता है? 80 हुआ ना? अब 80 - 16 कितना हो गया? 64, 66, कितना आया? 64 आया ना? देख लो, बस यही है। यहाँ देखो, आप समझो पहले इस चीज को। मान लो ये हाइट है और वाटर ये ग्राउंड पर है, बॉडी को ऐसे अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, पहले अपवर्ड जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, तब रिटर्न होगा। तो दो तरीका है, एक यहां से आप हाईएस्ट पोजीशन तक निकालो और फिर वहां से लेकर के ग्राउंड तक निकालो, कि नहीं? लेकिन उसमें कितना पहले निकालोगे? पहले टाइम निकालोगे, कितने देर में ऊपर गया, फिर कितने देर में नीचे आएगा, कितनी हाइट गया, फिर कितना डाउनवर्ड। आप सीधे उसकी वेलोसिटी ऐसे थी, वेलोसिटी को रिवर्स करो, कि नहीं? जब बॉडी ऊपर जाएगा फिर उसी प्लेस पर पहुंचेगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा? अब इसका मतलब कि जहां पर वो मैन खड़ा था, वहां से वो थ्रो किया डाउनवर्ड, कितनी वेलोसिटी से? -4 मीटर पर सेकंड। अब कितनी हाइट और नीचे पहुंचा 4 सेकंड में, वो सीधे आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हो। और डाउनवर्ड मोशन ले रहा है, यहां तक आप भूल जाओ। यहां पर जब पत्थर पहुंचेगा या जो बॉल थ्रो किया पहुंचेगा, तो उसमें डाउनवर्ड वेलोसिटी है। अब यही हाइट उसको चलना है, वेलोसिटी डाउनवर्ड हमारी गिवन है, तो ये लगा ना h = ये 4 है, 4 × t की वैल्यू 4 है, t क्या है? और ये 4 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड था, आप डाउनवर्ड लिया, तो ये 4 × 4 प्लस डाउनवर्ड के लिए प्लस हाफ g × t का स्क्वायर, t की वैल्यू 4, तो ये हो गया -16, ये कट गया 5 आया, और 4 × 4 16 × 5 80, 80 - 16 कितना? हाँ हाँ, वही हुआ ही, इसीलिए तो वेलोसिटी हमने डाउनवर्ड लिया। अब वो 4 सेकंड से कोई मतलब नहीं है, टोटल टाइम 4 सेकंड ही लगेगा। टोटल टाइम क्या लगेगा? 4 सेकंड ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब बॉडी यहाँ से चला, यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर पहुंचा,
तो उसकी वेलोसिटी अब डाउनवर्ड हो गई। क्या हो गई? डाउनवर्ड हो गई। टाइम वही कंसीडर किया जाएगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। नहीं नहीं, तब तो आपका बहुत समय लगेगा लगाने में, तब तो आपको बहुत समय लगेगा लगाने में, कि नहीं? ये तुरंत लगेगा, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का काम है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। क्या हाँ, ना आप फेंकोगे थोड़ो, वो अपने आप गेन कर रहा है। फेंकोगे, थ्रो करोगे डाउनवर्ड, तब तो कम समय लगेगा। तब क्या लगेगा? क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी जब आप नीचे थ्रो करोगे, और हम क्या ले रहे हैं? निगेटिव वैल्यू। आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो ना, तो 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है, वो पॉजिटिव है वेलोसिटी, और जब नीचे थ्रो करोगे तब तो नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है? डाउनवर्ड क्या आ रहा है? निगेटिव। क्या आ रहा है? और नहीं तो आप लगा के देख लो जैसे आप लगाना चाहते हो। तो अब यही रिजल्ट होता है हमेशा है? उसमें तो टाइम लगेगा ही, उसमें 2 स्टेप में लगाओगे, 3 स्टेप में लगाओगे, तब रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ? लगाइए, हमेशा यही लगेगा। आप जब भी वेलोसिटी को आप रिवर्स करोगे, क्या ले लोगे? निगेटिव। और नहीं तो क्या ले लोगे? एच को निगेटिव ले लो। अपवर्ड मोशन करो और एच को क्या ले लोगे? निगेटिव। हाँ, अपवर्ड ले लो तो एच क्या लेना पड़ेगा? माइनस, और जी को भी माइनस। भाई अपवर्ड के लिए जी भी माइनस और एच भी माइनस, तब भी रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट डे हम न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे वेक्टर का, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, और कम से कम 30 न्यूमेरिकल होगा जो पीछे कई सालों में पूछे गए। थ्योरी को पढ़ के आइए, नहीं सवाल लगा नहीं पाओगे, वहां पर पहुंचोगे कंफ्यूज हो जाओ कौन सा फार्मूला लगेगा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। संडे को काम होगा ना? आपकी ड्यूटी की याद है? नहीं, हम लोगों का लगा है अभी कुछ